हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 94 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज उसी कड़ी में मैं आपको 50 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से सॉल्व कराऊंगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम और जो वैकेंसी अभी आई है यूपीपी से TG2 की, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, आपको दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ABCD संतुलित है। ये आपके जो ABCD है ये संतुलित है, जहाँ पे P की वैल्यू 500 ओम दिया है, Q की वैल्यू 250 ओम दिया है, S की वैल्यू 12 ओम दिया है। तो आपसे पूछा है इस RS जो RX प्रतिरोध है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में रहता है तो इस रेजिस्टेंस का अनुपात इन दोनों रेजिस्टेंस का अनुपात इन दोनों रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू होगा आपका S/RX होगा। अब P की वैल्यू क्या है आपको देखिए दी है, यहाँ पे 500 ओम दी है, तो रखिए 500 ओम। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, Q की 250। S की वैल्यू क्या दी है आपको 12। और आपको RX की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपका क्या आएगा 2 आएगा। तो लिख सकते हैं 2/1 इज इक्वल टू 12/RX हो जाएगा। ठीक है, तो RX की वैल्यू क्या हो जाएगी, RX की वैल्यू हो जाएगी 12/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ओम आपका आंसर आएगा। तो बच्चों क्या आएगा आंसर आपका 6 ओम आपका आंसर आएगा। तो इस हिसाब से आपका जो RX की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों 6 ओम होगी। तो ऑप्शन आपको क्या दिया है 20 ओम दिया है, 15 ओम दिया है, 6 ओम दिया है, 4 ओम दिया है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 6 ओम इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में ABCD संतुलित है, जहाँ पे यहाँ पे P की वैल्यू 100 ओम दी है। ये P की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये 100 ओम दी है। Q की जो वैल्यू है वो क्या दी है 1000 ओम दी है। S की वैल्यू दी है 130 दी है। आपसे फिर वही कह रहा है RX निकालना है। तो जब ये क्या होगा ABCD जब संतुलित होंगे तो क्या होगा फॉर्मूला मैंने आपको बताया ऊपर, P/Q इज इन इक्वल टू, मतलब ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इज इन इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा P/EQ इक्वल टू S/RX। ठीक है, ये होगा। अब देखिए P की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 100, तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। Q की वैल्यू इन्होंने दी है क्या 1000, तो यहाँ पर रखेंगे 1000 रखेंगे। S की वैल्यू इन्होंने दी कितनी है 130 दी है, तो यहाँ रखेंगे 130 रखेंगे। और RX की वैल्यू में निकालनी है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/10 इज इन इक्वल टू 130/RX। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो RX की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 130 इंटू 10, तो आपका आ जाएगा 1300 ओम। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी
1300 ओम आएगा आंसर। तो पहले ऑप्शन क्या दिया है, 1300 ओम दिया है, दूसरा दिया 10,000 ओम, तीसरा दिया 13,000 ओम और चौथा दिया 15,000 ओम। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, जैसा कि आपने सॉल्व करके निकाला भी है, तो इसका आंसर क्या होगा 1300 ओम। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, संतुलित स्थिति में डिटेक्टर के माध्यम से बहने वाला धारा डैश डैश के बराबर है। 1 एम्पियर, 0 एम्पियर। असमान भुजाओं में बहने वाले धाराओं का योग, आसन भुजाओं में बहने वाली धाराओं के बीच का अंतर। तो बच्चों उस कंडीशन पे क्या होगा, ठीक है, जब जैसे आप ऊपर से देख लीजिए, यहाँ पे जब ये क्या होगा, संतुलित होगा, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा आपका संतुलित स्थिति में होगा, उस कंडीशन पे जो आपको डिटेक्टर दिया है इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब इसमें करंट आपकी क्या होगी, 0 फ्लो होगी। मतलब ये विक्षेपित नहीं होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस कंडीशन पे क्या होगी, जो धारा होगी वो क्या होगी, 0 एम्पियर होगी। धारा की वैल्यू क्या होगी, धारा बहेगी नहीं, इसलिए 0 एम्पियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज की माप में सटीकता डैश डैश पर निर्भर करती है। डिटेक्टर की संवेदनशीलता, एम्प्लॉयड वोल्टेज, संकेतक की सटीकता, डिटेक्टर या अप्लाइड वोल्टेज की संवेदनशीलता। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है, डिटेक्टर या अप्लाइड वोल्टेज की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी एक्साइटेशन के साथ टैप प्रकार का ब्रिज आमतौर पर कहा जाता है। इंडरसन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, विन ब्रिज, स्प्रिंग ब्रिज, ठीक है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, एक निश्चित व्हीटस्टोन ब्रिज में निम्नलिखित रेजिस्टेंस के मान होते हैं। R1 इज इक्वल टू 10 किलो ओम, R2 इज इक्वल टू 70 ओम, R4 इज इक्वल टू 2.4 किलो ओम रेजिस्टेंस और R3 की वैल्यू आपको निकालने। मान लीजिए हम इसी को मान लेते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। इसको मान लेते हैं हम, ये आपका R1 है जिसकी वैल्यू कितनी दी है, 100 किलो ओम। R2 मान लेते हैं, ये क्या दिया, 70 ओम, 72। और ये आपको जो दिया है, ये R4 ये आपको दिया है 2.4 और ये आपको दिया है R3 वैल्यू दी है, तुम्हें निकालना है। तो भाइयों बच्चों हम उसी मेथड से लगाएंगे कि ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 हो जाएगा। चलिए इसको हम R3 मान लेते हैं, इसको हम लोग R4 मान लेते हैं, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 इज इन इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है। मान लेते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका संतुलित अवस्था में है। तो R1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू इन्होंने दी है 10 किलो ओम, ये आपको कितनी दिया है, 72 ओम दिया है। तो इसको हम लोग ओम में बदल लेते हैं, ठीक, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ओम में आ रही है। तो 1 किलो में 1000 ओम होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और ये आपका क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। R3 की वैल्यू क्या है आपको निकालनी है, तो R3 हो गया। और R4 की वैल्यू दी है, इसको भी हम क्या 2.4 हो गया इंटू 1000 हो गया। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आपका 10 इंटू 1000 और ये क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। और R3 और ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 1000, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 इंटू
10 10 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 2.4 अपॉन 72, तो इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको भाग करते हैं, ये हट जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक। तो 12 दूनी 24, 12 छंग 72, ठीक है। 12 छंग 72, 12 पंचा 12 छंग 72, 2 एकम 2 3। तब 1000 को जब हम भाग करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 333 पॉइंट इतना आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 333.3 इंटू 1000 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 333 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं 00, इतना आ जाएगा। तो ये लगभग मान लेते हैं इतना आएगा आपका आंसर। तो ये ऑप्शन आपका कुछ दे ही नहीं रहा है। यहाँ पे 24 ओम दिया है, 2.4 ओम दिया है, 300 ओम दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो ये ऑप्शन तीनों में से ये मैच हो नहीं रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन इसमें से कोई सही नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक कह रहा है कि ओम के नियमानुसार वैधता के लिए शर्त यह है कि तापमान स्थिर रहना चाहिए, करंट वोल्ट के समानुपाती होना चाहिए, प्रतिरोध वायर वाउंड के प्रकार की होनी चाहिए, ये सभी। तो बच्चों ओम का नियम ये कहता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, सबसे पहला पॉइंट यही कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, मतलब आपका ताप और दाब को चेंज नहीं करना है, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें क्या लिखा है, तापमान स्थिर रहना चाहिए। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, ओम के नियम को फॉलो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद परिपथ में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध बताया गया है। I is equal to V into R, I is equal to V by R, R is equal to I square by V, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओम का नियम था V is equal to IR था, V is equal to IR था। अब यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I is equal to V by R हो जाएगा, V by R हो जाएगा। तो यही जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, यही आपका मॉडिफाई करके आएगा। तो इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा। बंद सर्किट में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात होता है, स्थिर होता है, बदलता रहता है, बढ़ता है, घटता रहता है। देखिए ओम का नियम ही कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए तो उस चालक में बहने वाली धारा तथा उसके सिरों पे लगने वाला विभवांतर का अनुपात नियत रहता है। मतलब ओम्स लॉ बताता है कि V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट मतलब क्या है, स्थिर है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कहता है स्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन टेढ़ा है। यदि किसी एक बंद सर्किट में वोल्टेज आधा हो जाता है, ठीक, तो मान लेते हैं वोल्टेज क्या होता है आपका, ये V/2 हो जाता है। V डैश जो है वोल्टेज क्या होता है, आधा हो जाता है और रेजिस्टेंस दुगना हो जाता है। R डैश की वैल्यू क्या होती है, दुगना मतलब 2R हो जाता है। अब पूछा करंट हो जाता है। तो देखिए अब इसको दिमाग लगा कर सॉल्व करेंगे। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है बच्चों, V इज इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ पे हम सब वैल्यू उठा कर रख देते हैं। V की वैल्यू क्या है, V/2 है,
आर की वैल्यू क्या है 2r है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, और ये आपकी करंट हो गई। ठीक, तो अगर हम यहाँ से अगर कंपैरिजन करें, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 रख दे दिया आपको, यहाँ पे 1/2 रख दिया, इसको यहाँ पे हमने 2 ही रखा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 नीचे चला आएगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, 1/4। तो आपका ऑप्शंस क्या दिया है, 4 गुना होगा, 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, 1/4 होगा, आधा होगा। तो बच्चों करंट का मान जो होगा 1/4 हो जाएगा। इसको मैंने आपको देखो बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों अगला ये है, ओम के नियम को व्यक्त करने वाला वक्र है साइन, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन, रैखिक, एक पैराबोला और एक हाइपरबोला। तो देखिए अगर हम ओम के नियम का ग्राफ देखें तो ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया। तो इनका जो अनुपात होगा, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपका क्या हो गया, आर हो गया, ये आपका आर हो गया। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आर होता है, जो कांस्टेंट होता है। ठीक, तो और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, जो ग्राफ दिख रहा है आपको क्या है, रेखीय दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, रेखीय। तो ग्राफ क्या होता है, ओम के नियम का कौन सा ग्राफ व्यक्त करता है, रेखीय व्यक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रैखिक अवरोधक वो है जो पालन करता है डैश डैश, एम्पियर का नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। तो जो रैखिक अवरोधक होता है वो हमेशा ओम के नियम को फॉलो करता है। ओम के नियम को कौन कौन फॉलो करते हैं ये भी आप जान लीजिए। आपका रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ये क्या करते हैं, ओम के नियम को फॉलो करते हैं। ओम के नियम को फॉलो कौन कौन नहीं करते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ठीक है, थायरिस्टर हो गया, यूजेटी हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ये भी आपका जानना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट V और रेजिस्टेंस R के मान ज्ञात होने पर धारा को ज्ञात करने का सूत्र है I इज इक्वल टू V इंटू R, I इज इक्वल टू R बाई V, V इज इक्वल टू I अपॉन R, I इज इक्वल टू V बाई R। देखिए ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे धारक पूछा है तो आधारक वैल्यू क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा V बाई R। तो आपका ऑप्शन क्या है, चौथा बिल्कुल सही है। दिस इज योर राइट आंसर, I इज इक्वल टू V बाई R। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में सबसे हल्का कण कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सभी समान वजन के होते हैं। तो सबसे हल्का जो होता है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद भारी होता है आपका प्रोटॉन, भारी होता है, उसके बाद सबसे भारी जो होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह 1 एम्पियर करंट का उत्पादन करता है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका अच्छा कंडक्टर होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड फ्लो होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो होते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया है 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻19, 1.602 इंटू 10⁻19 और चौथा ऑप्शन दिया आपको 6.25 इंटू 10⁸। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कि मैंने आपको बताया है, इसको लॉक कर दीजिए। और बच्चों जो मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों की UPPSL की तैयारी करा रहा हूँ,
ITI की तैयारी करा रहा हूँ, TG2 की तैयारी करा रहा हूँ, CBT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे और बच्चों का भी भला हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैसों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? केवल इलेक्ट्रॉन, धनात्मक ऋणात्मक आयन, इलेक्ट्रॉन और ऋणात्मक आयन, इलेक्ट्रॉन धनायन और ऋणात्मक आयन। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा गया है कंपटीशन में कई बार। सिलिकॉन में डैश डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर आपका कोई भी हो, चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, उसकी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 होंगे। क्या होंगे? कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सामान्य परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो परमाणु सकारात्मक पॉजिटिव आयन बन जाता है, ऋणात्मक आयन बन जाता है, विद्युत रूप से न्यूट्रल हो जाता है। चौथा ऑप्शन दिया आपको, स्थानांतरित होने के लिए बाध्य होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सकारात्मक आयन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आयन, आवेशित आयन। तो बच्चों यहाँ तो ऑप्शन आपको दिया है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपका धारा के प्रवाह का कारक क्या है? आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही है और यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा प्रवाह है किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, मुख्य रूप से एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचालन। देखिए यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया है। दो ध्रुवों के बीच दाब का अंतर, वह शक्ति जो इलेक्ट्रॉनों के बहाव के कारण बनती है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुख्य रूप से एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचालन या बहना या फ्लो होना। चलिए बहुत अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा को किसमें मापा जाता है? धारा को में मापा जाता है वाट में, वोल्ट में, हेनरी में, एम्पियर में। देखिए बच्चों ये 4 ऑप्शन दिए, सबका मैं आपको बता देता हूँ कौन किसका किसका मात्रक है। जो आपको वाट दिया है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। पावर मतलब ये पावर का यूनिट है, मतलब आपकी जो पावर होगी वो वाट में नापी जाएगी। अब आता है आपका दिया दूसरा ऑप्शन वोल्ट। वोल्ट को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, मतलब आप वोल्टेज में वोल्टेज की जो माप होगी वो वोल्ट में मापेंगे। अब आपका हेनरी। हेनरी जो होता है ये होता है इंडक्टेंस का यूनिट होता है। अब आते हैं एम्पियर पे। एम्पियर जो होता है करंट को मापा जाता है। ठीक है, करंट को एम्पियर में मापा जाता है। और प्रतिरोध को हम लोग ओम में नापते हैं, ओम में रेजिस्टेंस को मापते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि चालकता किस में मापी जाती है, कंडक्टेंस बोलते हैं चालकता को, इसको मानते हैं महो और साइमन में। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो होती है ओम मीटर। तो बच्चों आपको मैंने इस ऑप्शन से कई के यूनिट्स के बारे में बता दिया, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? एम्पियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत मान नहीं है? वोल्टेज, करंट, दूरी, पावर। देखिए वोल्टेज भी सही है आंसर है, करंट भी सही है, पावर भी सही है, दूरी अलग है। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉकेट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सक्रिय है? करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, धारिता। तो जो आपका सक्रिय स्रोत होता है उसको बोलते हैं करंट सोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श वोल्टेज स्रोत होना चाहिए शून्य स्रोत प्रतिरोध, अनंत स्रोत प्रतिरोध, धारा के अनुपात में टर्मिनल वोल्टेज, लोड के अनुपात में टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज स्रोत के लिए टर्मिनल वोल्टेज स्रोत ईएमएफ के बराबर होता है। टर्मिनल वोल्टेज स्रोत ईएमएफ से बड़ा नहीं हो सकता। टर्मिनल वोल्टेज स्रोत ईएमएफ से हमेशा कम होता है। टर्मिनल वोल्टेज स्रोत ईएमएफ से अधिक होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आपका सेकंड बिल्कुल सही है। टर्मिनल वोल्टेज जो क्या होता है ईएमएफ स्रोत से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध को इसमें जोड़ा माना जाता है। ठीक है, श्रृंखला में, समांतर में, या तो श्रृंखला या तो समांतर, इनमें से कोई। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? श्रृंखला में होगा। क्या होगा? श्रृंखला में। आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध डैश डैश में मापा जाता है, हेनरी में, ओम में, हर्ट्ज में, वाट में। देखिए हेनरी क्या होगा? आपका इंडक्टेंस हो गया। हर्ट्ज हो गया आपका फ्रीक्वेंसी में होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ओम आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। और वाट हो गया आपका पावर। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस का ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध है शून्य, अनंत, निर्धारित किया जा सकता है, परिमित मान। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक श्रृंखला सर्किट में 120 ओम, 270 ओम, 330 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए श्रृंखला में बात कर रहा है, सीरीज में बात कर रहा है। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 120 प्लस 270 प्लस 330। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका ये क्या हो गया? 600 हो गया। 600 120 720। तो बच्चों आपका 120 दिया ऑप्शन, 270 दिया, 720 दिया, 120। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 720 ओम आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि R प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं तो प्रभावी प्रतिरोध होगा। देखिए समांतर में अगर जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? समांतर में क्या हो जाएगा? 1/RT इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। तीनों के लिए क्या है? R है। तो क्या हो जाएगा? 1/RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/R हो जाएगा। तो अगर हम RT की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा? R/3। तो बच्चों आंसर आपका ऑप्शंस क्या दिए हैं? 3R दिया है, R/R दिया है, R/3 दिया है, R3 दिया है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? R/3 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट में समांतर में 2 असमान प्रतिरोध लगे हैं तो दोनों में वोल्टेज ड्रॉप समान होगा, दोनों में करंट समान होगा, दोनों में ऊष्मा की हानि समान हो गया। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों वोल्टेज समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस मात्रा में एक इकाई किलोवाट आवर होती है? ऊर्जा में, पावर में, समय में, चार्ज में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट, केवीए, केवीआर, किलोवाट आवर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किलोवाट आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अर्धचालक पदार्थ डैश इलेक्ट्रॉनों के वैलेंस सेल में द्वारा निर्धारित होता है 1, 2, 4, 6। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश के बराबर होता है 6.2 इंटू 10 की टू पावर 23 जूल्स, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल्स, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 जूल्स, 1.66 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स। तो बच्चों आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार कंपटीशन पूछा गया है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 100 ओम, 1 किलो ओम, 100 ओम, 10 किलो ओम। तो बच्चों आंसर आपका क्या है? 1 किलो ओम। अगर 1 किलो ओम की जगह आपको 1000 ओम दिया है तो 1000 ओम भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा है किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचालन, दो ध्रुवों के बीच दाब का अंतर, वह शक्ति जो इलेक्ट्रॉनों को बहाव को कारण बनती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आपूर्ति स्रोत में एक अतिरिक्त समांतर प्लेट लोड जोड़ देने का प्रभाव बढ़ जाता है। लोड का प्रतिरोध, स्रोत का वोल्टेज, लोड में विभवांतर, स्रोत से लिया गया करंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्रोत से लिया गया करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, पदार्थ और ये सभी। तो देखिए आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। पदार्थ मतलब आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और चौथा ऑप्शन दिया है ये सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लैंप में सबसे कम प्रतिरोध है? तो बच्चों आंसर क्या है आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 200 वाट, 220 वोल्ट। चाहे आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रतिरोध आकार में सबसे बड़ा है? 100 ओम, 10 वाट, 10 ओम, 50 वाट, 1 मेगा ओम, 1/2 वाट, 1 किलो ओम, 1 वाट। तो बच्चों आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। बी इज अ बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधक क्षमता की इकाई है ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान वोल्टेज के लिए 25 वाट और 100 वाट वाले लैंपों के बीच प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? पावर आपको दी 25, तो 25 I स्क्वायर, ये होगा आपका R1 हो गया। इसी तरह यहाँ पे दूसरा दिया है 100 वाट इंटू I स्क्वायर R2। ठीक है, अब इनका पूछा है प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो R1/R2 और ये हो जाएगा 25/100। इसको सॉल्व करें तो 1/4
ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/4, 1/4 आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ की प्रतिरोध क्षमता सबसे कम है, लेड, कॉपर, जिंक, पारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कॉपर। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, मैं बच्चों आपको बता दे रहा हूँ। सबसे अच्छा कंडक्टर आपका है सिल्वर, उसके बाद आता है आपका कॉपर आता है, उसके बाद आता है आपका गोल्ड, उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है आपका आयरन, उसके बाद सब आते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा सुचालक है, तो उसमें क्या आंसर होगा, सिल्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध है, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन। तो बच्चों अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद आता है सोना, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, और उसके बाद आता है आपका आयरन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होगा, सिल्वर होगा, और जिसका कंडक्टेंस सबसे अच्छा होता है उसका स्पेसिफिक डिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार का प्रतिरोध उसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, लंबाई, प्रतिरोधकता, तापमान। तो देखिए आपका जो डिस्टेंस होता है वो R/L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 ओम के प्रतिरोध से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाले सर्किट के लिए वोल्टेज स्रोत क्या होगा। तो लगा दीजिए V=IR लगा देंगे। ठीक, 2 और आपका कितना दिया है, 2 आपकी एम्पीयर करंट हो गई, और आपका रेजिस्टेंस कितना दिया, 36, तो 72 आंसर आएगा, 72 वोल्ट। तो 72 वोल्ट आपको ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंसुलेटर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है धनात्मक और तापमान से स्वतंत्र, ऋणात्मक और तापमान से स्वतंत्र, ऋणात्मक और तापमान पर निर्भर, धनात्मक और तापमान पर निर्भर। तो क्या होता है, जो आपका जितना भी इंसुलेटर होता है उसका कॉफिशिएंट जो होता है, थर्मल कॉफिशिएंट, वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और जो आपके जितने भी कंडक्टर होते हैं उनका पॉजिटिव होता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, तो ऋणात्मक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ के नियम डैश डैश के लिए वैध है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। केवल रैखिक परिपथ के लिए, पैसिव टाइम इनवेरिएंट सर्किट के लिए, केवल अरैखिक परिपथ के लिए, चौथा ऑप्शन दिया रैखिक और अरैखिक परिपथ दोनों के लिए। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है, अरैखिक और रैखिक दोनों के लिए यूज़ होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश डैश के संरक्षण पर आधारित है, चार्ज के संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण के, संवेग और द्रव्यमान। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ऊर्जा। जो आपका किरचॉफ का जो पहला नियम है KCL, किरचॉफ का जो KCL है, किरचॉफ का पहला नियम करंट लॉ, वो क्या है, चार्ज संरक्षण पर आधारित है। और जो KVL है वो क्या है आपका, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। किस पे, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पहला वाला नियम चार्ज संरक्षण नियम पे आधारित है, मतलब आवेश संरक्षण नियम पे, और जो KVL होता है दूसरा नियम वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है, यह कथन है। किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ओम का नियम, गॉस का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किरचॉफ ने अपना नियम दिया था, उन्होंने कहा था कि किसी डीसी नेटवर्क में जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ वोल्टेज के नियम अनुसार किसी नेटवर्क के किसी भी क्लोज लूप में ईएमएफ तथा सभी आईआर ड्रॉप का गणितीय योग क्या होता है? हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, यूनिट से बड़ा होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शून्य होता है। मतलब सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोडल एनालिसिस का समानता डैश डैश निर्धारण के लिए प्रयोग होता है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर। तो नोडल बनाते हैं हम लोग, नोड बनाते हैं, वो करंट के लिए होता है। ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए वीडियो समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपके कई विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करा सकूं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 ओम के प्रत्येक के 3 प्रतिरोधक सीरीज में संयोजित पूछ रहा है, इनका समतुल्यांक प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है। देखिए आपके तीनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 20 प्लस 20 प्लस 20, तो कितना आएगा आपका? 60 ओम आंसर आएगा। क्या आएगा? 60 ओम रेजिस्टेंस आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक 10 ओम के रेजिस्टेंस को 5 वोल्ट की बैटरी से शक्ति दी गई। स्रोत द्वारा प्रवाहित हो रहा करंट डैश डैश है। देखिए आपको यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने? देखिए आर की वैल्यू इन्होंने दी है आपको 10 ओम, तो 10 ओम हो गया। वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है? 5। अब आपसे पूछ रहा है पावर, अब आपसे पूछा करंट पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो लगाइए आई इज इक्वल टू V बाई आर। V आपका कितना दिया? 5 और R आपको दिया 10, तो ये आएगा 0.5। यह आएगा आपका 0.5 एम्पियर। जब हम 1/2 को भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 0.5 एम्पियर आएगी। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं। इनको देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और आप लोग TG2 की तैयारी अपने करते रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँ और आप लोग की तैयारी होती रहे। थैंक यू।